हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। सीबीएसई का लास्ट ईयर का जो सेट है, फर्स्ट सेट है, उसको सॉल्व किया था। उसका सेक्शन ए सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो सेक्शन ए में लास्ट ईयर जो है 20 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होते थे वो एमसीक्यूज टाइप्स के होते थे, बाकी क्वेश्चन जो होते थे वो अंडरस्टैंडिंग टाइप्स के होते थे 1 मार्क्स में। तो इस बार जो है पैटर्न बदला हुआ है। हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हम जो है लास्ट ईयर के ही पेपर का सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बार जो सेक्शन बी में है वो सेक्शन बी में केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग आएगा। तो चेंजेस होगा। हम लोग पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने के बाद हम आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न। जो न्यू पेपर पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में सेक्शंस भी सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से क्लियर करिएगा कि क्वेश्चंस में क्या कहा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप्स का होता है, इसमें डिफिनेशंस भी आएंगी, छोटे छोटे डेरिवेशंस भी इंक्लूड होंगे इस सेक्शंस में। तो जैसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बेटा, तो 21 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा हुआ है, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी। तो हमें इसमें मोबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आया हुआ है ऑफ अ चार्ज कैरियर इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपके पास एक चार्ज कैरियर है, कहाँ पर है वो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में ट्रैवल कर रहा है चार्ज कैरियर, तो उसकी मोबिलिटी कैसे डिफाइन करें। मोबिलिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको मालूम है कि जैसे इस तरह से हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में देयर आर द मेनी चार्ज पार्टिकल्स विच आर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, चार्ज को फ्लो को मेंटेन करते हैं, और उसको हम लोग एज अ कंडक्टर में क्या लड़ करके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं। जब हम लोग इसको किसी सोर्स ऑफ बैटरी, जैसे बैटरी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स का जो है रीजन है, तो उसको अगर आपने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और इस कंडक्टर में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ऐसे हमें मालूम है कि जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई होने वाला फोर्स इंक्रीज करेगा। कैसे? क्योंकि मालूम आपको है E = F/Q। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज फोर्स इंक्रीजेज, और जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इंक्रीजेज। दैट्स क्लियर। कौन सी वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस Vd की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई होने से, जिसका अमाउंट E है, पार्टिकल ने, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या वेलोसिटी अटेंड किया है, तो E वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है वेलोसिटी क्या है उसकी, Vd है, ओके। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd। सो एट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वेलोसिटी क्या आएगी पार्टिकल्स की, Vd/E आएगी। दिस इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी आपको डिफाइन करने के लिए क्या लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, गेन वेलोसिटी बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिट, और यूनिट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड गेन वेलोसिटी बाय चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी कह देंगे। क्लियर हुआ। तो इसको उन्होंने ऐसे डिफाइन करने के लिए कहा हुआ है। फिर क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द रिलेशंस फॉर मोबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशंस टाइम। तो मोबिलिटी का हमें रिलेशंस निकालना है, किसके साथ, मोबिलिटी विद रिलैक्सेशंस टाइम के साथ हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें जो इतना आप डिफाइन करेंगे 1 मार्क्स में हो जाएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, उसमें आपको रिलेशनशिप अगर स्टेब्लिश कर लेंगे तो 1 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे कैसे, तो देखिए Vd का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे। Vd मीन्स आप लिखोगे ऐसे पेपर में, वी नो दैट, इसको लिखने का इस तरह से पैटर्न है, वी नो दैट Vd = A/τ। इसकी प्रूविंग आप करके नहीं दिखाओगे, ठीक है ना। तो Vd = आपको केवल A/τ शो कर देना, ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, Vd = A/τ। अगर आप इसमें लाके इसको पुटअप करोगे तो μ = क्या आएगा, A/τ/E हो गया। तो Vd की वैल्यू क्या हो गई, A/τ हो गई, और Vd = क्या हो गया, ठीक है, A/τ/E। दिस इज द म्यू। और अगर आप यहाँ से देखो तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करो तो A मीन्स F/m, और F मीन्स हो जाएगा यहाँ पर EQ/m। तो अगर आप इसको पुटअप करोगे तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, A मीन्स EQ/m,
हो गया। और ये ए की वैल्यू हो गई और यहाँ पर टाउ और ई पहले से है। इस तरह से ये ए की वैल्यू हम लोगों ने पुटअप कर दी, यहाँ से देखा हम लोगों ने, तो ई से कैंसिल आउट हो गया। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया क्यू टाउ अपॉन एम। अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। इसका मतलब हो गया म्यू इज अ प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इस तरह से जो है म्यू और मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का ये रिलेशनशिप आपने शो कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप नोट करिए। तो ऑन इंक्रीजिंग मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी का एक और पार्ट आया हुआ है। इसी में जो और पार्ट है वो क्या है, अगर हम और पार्ट को डिस्कस करें तो और पार्ट में हमें क्या मिलेगा, इसके और पार्ट में पूछा गया है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको यहाँ से वीडी की डिफिनेशन देनी है, सभी को मालूम है। अभी हमने देखा था यहाँ से कि जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स विल रन फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल्स टू पॉजिटिव पोटेंशियल्स, मीन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल्स टू हायर पोटेंशियल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होगी, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस तरह से आपको डिफिनेशन दे देना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन इन्होंने इसके साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी मीन्स जे, तो आपको जे करंट डेंसिटी हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का रिलेशनशिप आपको यहाँ से शो करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है J इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फार्मूला करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। तो I की वैल्यू सभी को मालूम है NEAVD। तो अगर आप यहाँ से I की वैल्यू पुटअप करो तो J इक्वल टू क्या हो गया, NEAVD अपॉन A, इट विल बी कैंसिल्ड आउट, देन करंट डेंसिटी J इक्वल टू NEVD। इस तरह से हमें करंट डेंसिटी, J इज अ करंट डेंसिटी एंड VD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप ये फाइंड आउट हो गया। तो ये है मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशनशिप, और ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। नोट करिए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 22 का दोनों पार्ट हो गया, ठीक है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 21 का ये पार्ट था और नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने रखी हुई है। ये क्वेश्चन जो है गैल्वेनोमीटर का आया हुआ है। जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किस में, गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अमीटर में और वोल्टमीटर में, उसी बेस का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर अ करंट अप टू 1 एम्पियर। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, मीटर तो बाद में चेंज होगा ही जब आप इसमें क्या कनेक्ट करोगे, शंट, ठीक है। पहले से हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 0.8 ओम दिया हुआ है, और इस समय ये जो करंट है इसकी ये क्या है, 1 एम्पियर है। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड एज IG हम लिख सकते हैं, दिस इज द 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर आ गया, IG मीन्स जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करती है, ठीक है। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। अब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट करोगे, शंट। क्यों करोगे करंट शंट, क्योंकि आपको इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होता है जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके पैरेलल में बहुत ही लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज शंट। तो पूछा गया है कि कन्वर्ट दिस एमीटर मेजर अ करंट अप टू 5 एम्पियर, जिससे इसकी जो मेजरिंग कैपेबिलिटी हो, मेजरिंग कैपेसिटी हो वो 5 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए। तो मेजरिंग कैपेबिलिटी हमें 5 एम्पियर को कन्वर्ट करना है जिससे ये 5 एम्पियर की करंट को मेजर कर सके, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना हो तो इसके फॉर्मूले को आप मत रटिए, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसको तैयार भी रखिएगा सर्किट डायग्राम्स। कि अगर आपके पास ये गैल्वेनोमीटर हो गया और इसके पैरेलल में आपने क्या कनेक्ट कर दिया, शंट, तो इस तरह से ये क्या फॉर्म हो गया, एक ही एमीटर फॉर्म हो गया, दिस इज शंट। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर में, जब ये शंट नहीं था तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही थी दैट इज IG इज अ 1 एम्पियर, ये IG हो गया 1 एम्पियर का। शंट आपको फाइंड करना है, और अब इसकी जो करंट कैपेबिलिटी है मेजर करने की, ये करंट कैपेबिलिटी बेटा कितनी हो गई, 5 एम्पियर हो गई, ठीक है। तो ये 5 एम्पियर है। हमें मालूम है कि G और S आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं कि G का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S होगा बिकॉज दे आर इन पैरेलल।
और अगर आप Vg को लिखोगे तो I इंटू आर के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, Ig इंटू जी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या करंट आएगी, I हो गई करंट हमारी, तो रिमेनिंग करंट यहाँ पर क्या आएगी, I माइनस आई जी। तो यहाँ से जो शंट से जो करंट होकर के फ्लो हो रही है वो क्या है, I माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई किया गया यहाँ पर है। आपको यहाँ से S की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो IG की वैल्यू क्या है यहाँ पर, IG 1 है, इंटू जी क्या है, G इज़ अ 0.8 है। ठीक है, IG इंटू जी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी अपॉन I माइनस आई जी। I मीन्स 5 एंड IG मीन्स 1, तो 5 माइनस 1 क्या आ गया, 0.8 अपॉन 4। S की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 ओम। S इज अ शंट रेजिस्टेंस, सो इट्स यूनिट विल बी also the unit of resistance and it is measured in ohm. This is the value of shunt resistance which is connected to parallel of galvanometer to increase its measuring capability from 1 ampere to 5 ampere. क्लियर, नोट करिए इसको। अच्छा, इस क्वेश्चंस में हालांकि ये इन्होंने दिया है कि व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द एमीटर हम कह सकते हैं। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जी और एस को आप क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और पैरेलल में कनेक्ट करने पर इसकी क्या निकल आएगी, आर इक्विवेलेंट निकल आएगी, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। इस तरह से आप क्या निकालेंगे, इस पूरे एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, नोट करिए। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चंस में क्या है। 23rd क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द टर्म शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट। अगर आपके पास एक एसी सर्किट है, ठीक है, तो आप उसका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक्सप्लेन का मतलब है डिफाइन करना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट का मतलब आपको जनरल सी डिफिनेशन देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बता दें हम कि क्वेश्चंस को आंसर देने का एक है आपका जो है ट्रिक होना चाहिए। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं, 23rd में 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट में ए पार्ट है और बी पार्ट है, तो ए और बी पार्ट फिर 1-1 मार्क्स के हो गए। तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लैंग्वेज यूज नहीं करना है, रिक्वायरमेंट जितने की है उतना ही आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर आप अगर इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो पहली बात तो आपका टाइम लॉस होगा, और दूसरी चीज़ है जो चेक करने वाला होगा, इवेल्यूटर होगा कॉपी चेक करने वाला, उस पर आप जो है अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं डालोगे। ठीक है, तो आप उतना ही मैटर लिखिए जितनी की रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा सब्जेक्ट्स है जो पॉइंट टू पॉइंट आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि आप उतना ही रिजल्ट दे दीजिए जितने की डिमांड है क्वेश्चंस में। तो एक्सप्लेन द टर्म शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट। तो जो शार्पनेस है किसी सर्किट, ये फर्स्ट पार्ट है, आपको शार्पनेस को डिफाइन करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमें शार्पनेस बनाना है एसी सर्किट्स की, तो शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए आप पहले इसका रेजोनेंस कर्व ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से हमने पहले रेजोनेंस कर्व ड्रॉ कर लिया, और रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करने के बाद ये क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। दिस इज अ लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड इट इज अ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर। तो इसको अगर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में है तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2 और ये हो गया दैट इज डेल्टा F, ये डेल्टा F हो गया। इसके मिड पर क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम इसको डेल्टा F कहेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। कुछ बुक्स में इसको 2 से भी दिखाया गया है, तो आप 2 से भी ऐसे शो करते हो। ठीक है, ये डेल्टा F यहाँ, डेल्टा F यहाँ, देयर इज 2 डेल्टा F। ये हो गया बैंडविड्थ, दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, FR है। तो जब भी आप शार्पनेस को डिफाइन करोगे तो शार्पनेस डिफाइन करने में हम लोग Q फैक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अ शार्पनेस, तो शार्पनेस मीन्स इट इज अ टर्म विच रिप्रेजेंट्स हाउ स्टीपर आवर ग्राफ, हमारा जो ग्राफ है वो कितना स्टीपर है, ये हमारा शार्पनेस शो करता है। तो शार्पनेस मीन्स हाउ फास्ट फ्रीक्वेंसी चेंज विद रिस्पेक्ट टू, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, करंट एक्सिस है। तो करंट के रिस्पेक्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने फास्ट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज शार्पनेस। ठीक है, और शार्पनेस जो होती है हमेशा बैंडविड्थ का रेसिप्रोकल होगा। जितना हमारा लो बैंडविड्थ होगा शार्पनेस हमारी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। हाई बैंडविड्थ होगा शार्पनेस हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे डिफाइन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में कह रहा है इन एन LCR सर्किट
वी एल इक्वल टू वी सी, ये बी पार्ट दिया हुआ है, वी एल इक्वल टू वी सी इज नॉट इक्वल टू वी आर। इसका मतलब है वी एल और वी सी इक्वल है, तो वी एल और वी सी इक्वल होने का मतलब सीधा सीधा इंडिकेशंस मिल रहा है कि दिस इज अ रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट कैसा है? रेजोनेंट एलसीआर सर्किट है। और रेजोनेंट एलसीआर सर्किट जब भी क्रिएट होगा तो वी एल और वी सी, या हम कहें कि एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अक्सर आप इस टर्म को लर्न करके जाते हो कि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी से अगर हम एक स्टेप पहले की बात करेंगे तो वी एल इक्वल टू वी सी भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो वी एल इक्वल टू वी सी भी हो सकता है और एक्सएल इक्वल टू एक्ससी भी हो सकता है रेजोनेंट सर्किट के लिए। तो उन्होंने उस केस में पूछा व्हाट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो जब भी एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? एज अ आर सर्किट। जो एलसीआर सर्किट था वो एलसीआर सर्किट कैसा बिहेव करेगा? एज अ आर सर्किट। तो आर सर्किट की तरह से ये बिहेव करेगा। और जब सर्किट हमारा एलसीआर सर्किट कन्वर्ट हो गया बेटा एलसीआर सर्किट जो है आर सर्किट में, तो उस समय वोल्टेज और करंट क्या हो गए? हमारे सेम फेज में हो गए। वी एंड आई आर इन सेम फेज। ये सब आपको लिखना नहीं है, हम आपको केवल प्रिपेयर करा रहे हैं कि ऐसे आप रिजल्ट्स को शो कर सकते हो। सपोज करिए क्वेश्चन यहीं से आ गया कि व्हेन एलसीआर सर्किट एक्ट्स एज अ आर सर्किट देन व्हाट विल बी फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज और उस केस में फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इन्होंने क्या पूछा है? पावर फैक्टर पूछा है। तो इस बार जो है पावर फैक्टर को रिड्यूस किया गया है सिलेबस से, फिलहाल आपको बता देते हैं। तो पावर फैक्टर मीन्स कॉस फाई, और आपको मालूम है कि पावर फैक्टर जो है ये पावर फैक्टर जो है बेटा ये cos फाई हो गया, और cos फाई फाई मीन्स 0 डिग्री, cos 0 मीन्स 1। तो पावर फैक्टर उस केस में कितना हो गया? पावर फैक्टर बिकम्स 1 व्हेन सर्किट एलसीआर सर्किट एट अ रेजोनेंस सर्किट, ऐसे कहो, या आप कह सकते हो वी एल इक्वल टू वी सी या एक्सएल इक्वल टू एक्ससी या इट एक्ट्स एज आर सर्किट या वी और आई इन सेम फेज। तो यहाँ से क्वेश्चंस किसी भी स्टेप से अगर आपसे पूछा जाएगा तो सारे स्टेप्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप वहां से अपनी बात को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट था और ये क्या है? 23 का बी पार्ट है। ठीक है, इसमें भी एक आर पार्ट इन्वॉल्व है। आर पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में 23 का। तो 23 के आर पार्ट में 23 के आर पार्ट में आया हुआ है एन ऐसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। आपके पास इसका जो आर पार्ट है उसमें ईएमएफ अप्लाई किया हुआ है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दैट इज अ वेरी वेरी फैमिलियर इक्वेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। सभी लोग स्टार्टिंग से इसको सुनते आए हो, समझते आए हो। ये इक्वेशंस है वोल्टेज की। कैसा वोल्टेज हमारा है? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, चेंज होगा क्योंकि फंक्शन साइन का है। कैसे चेंज होगा मालूम है आपको? कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। ये जो वोल्टेज है एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, मतलब ऐसा सर्किट हो गया। ये कैपेसिटर मीन्स सी सर्किट हो गया। तो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर करंट आई। तो वोल्टेज अगर ये है और सी सर्किट है तो आपको करंट की इक्वेशंस फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ करंट आपको निकालनी है और फिर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ वी वर्सेस इसका जो है सेकेंड पार्ट है इसका, आपको V और ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो इसी में इंक्लूड है I एंड ओमेगा टी का ग्राफ है, V वर्सेस ओमेगा टी एंड I वर्सेस ओमेगा टी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आपको यहाँ पर ये थीटा है, ओमेगा टी मीन्स आप इसको जो है थीटा शो कर सकते हो। V और थीटा का ग्राफ शो करना है, ओमेगा टी मीन्स करंट और थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर आपको करंट निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है आपको Q इक्वल टू CV, चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेटेड प्लेट का कैपेसिटर। तो अगर आपने इसको T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पर तो कांस्टेंट है C हमारा, डिफ्रेंशिएट यहाँ कौन होगा? वोल्टेज। कैपेसिटेंस C कांस्टेंट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वोल्टेज हमारा टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज चेंज होगा और V की वैल्यू क्या दी हुई है? V नॉट साइन ओमेगा टी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो करंट में कन्वर्ट हो गया, C है, V नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई बोलो? कॉस ओमेगा टी। और अगर हम फिर से d बाई डी टी करेंगे ओमेगा टी को, ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा बाहर आ गया तो I इक्वल टू ओमेगा C, ओमेगा यहाँ से आ गया बाहर और T का T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? 1 हो गया। तो ओमेगा C V नॉट, ठीक है, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी बचा हमारे पास। तो ये जो प्लेस है ये प्लेस एक्चुअली किसका है? करंट की पीक वैल्यू का है। अगर हम करंट के इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो दिस इज द I नॉट, ये I नॉट हो गया। और कॉस ओमेगा टी को अगर हम साइन के फंक्शंस में चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें साइन से अगर कंपेयर करना, वैसे आप इसको भी छोड़ सकते हो ऐसे,
यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा, तो आप इसी केस में छोड़ दो। अगर आपको ये कंफर्म करना हो कि हु इज लीडिंग इन दिस सर्किट, वोल्टेज और करंट, तो आप दोनों के फेज को फिर सेम करिएगा। तो I इक्वल टू आई नॉट, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ओमेगा टी थीटा हो गया प्लस 90 हो गया। तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, करंट लीड्स 90 डिग्री विद वोल्टेज। इसकी हालांकि नीड आपको इस क्वेश्चन में नहीं है, हमने आपको एक्स्ट्रा बताया इतना। ये हमारी करंट की इक्वेशन हो गई, ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। अब हम इसी रिजल्ट्स के बेसिस पर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करें ओमेगा टी और वोल्टेज का, तो आपको मालूम है कि जितने भी ग्राफ, जितने भी फंक्शन साइन के होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आप थीटा की और ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यू रखिए। थीटा मीन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। इस तरह से अगर आपने इसको शो कर दिया, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा टी, मीन्स थीटा की डिफरेंट वैल्यू हो गई ये। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। 90 डिग्री पर ये वोल्टेज जो है V नॉट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अ पीक वैल्यू। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है ऐसे ये कन्वर्ट होगा। 90 पर ये क्या हो गया, 90 पर ये पीक वैल्यू को अटेंड करेगा, यहाँ पर ऐसे ये पीक वैल्यू आ गई 90 डिग्री पर। 180 पर ये वोल्टेज अगेन 0 हो गया। 270 पर ये पीक वैल्यू होगा बट निगेटिव डायरेक्शंस में होगा, और 360 पर ये फिर से 0 हो गया। तो इस तरह से ग्राफ हो गया हमारा। और अगर हम इसी को करंट वर्सेस ड्रॉ करेंगे, तो ये ग्राफ हमारा सेम वही वैल्यूज हमें फिर से शो करनी होंगी, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। और फिर से हम अगर यहाँ से करंट को देखें, तो ये पीक वैल्यू इसकी है आई नॉट, ये निगेटिव पीक वैल्यू है माइनस आई नॉट। ठीक है, तो जब ये 0 है, तो जब आप कॉस की इक्वेशंस को चेक करेंगे और 0 यहाँ रखेंगे, तो कॉस जैसे साइन 0 में 0 हो गया था, तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से। लेकिन जब हम इस इक्वेशंस में रखेंगे ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो कॉस 0 मीन्स 1 प्लस 1, तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से। 90 पर वो पीक हो गया था, तो ये 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 180 पर वो 0 हो गया था, तो ये 180 पर क्या हो जाएगा, पीक पर आ जाएगा। 270 पर वो पीक पर आया था, तो 270 पर ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ग्राफ ऐसे फॉर्म होगा जब हम करंट और ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब वोल्टेज ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। क्लियर हुआ, नोट करिए इसको। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं आपको थोड़ा सा पेपर टाइम में आपको वो डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आप हैबिचुअल हैं थीटा में, तो यहाँ पर उन्होंने उसको ओमेगा टी में शो कर दिया है। तो आप इसको इस तरह से चेंज कर लेंगे अपने ग्राफ को। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन में क्या है, 24 क्वेश्चन बेटा जो है वो क्वेश्चन EM वेव का आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आया हुआ है। उसमें आपको इन्होंने रेज दे रखी हैं, वेव्स दे रखी हैं। फर्स्ट वेव क्या है, इंफ्रारेड वेव्स है। सेकंड है माइक्रोवेव्स है, ये माइक्रोवेव्स आ गया। नेक्स्ट है गामा रेज है, और इसके बाद है एक्स रेज है। इस तरह से इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज की आपको एक वेव दे रखा है, ग्रुप ऑफ वेव्स है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या हुआ है कि मिनिमम वेवलेंथ कौन है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए पहली बात तो आपको EM वेव का स्पेक्ट्रम सभी ने पढ़ रखा है, उस स्पेक्ट्रम को आप एक ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रखिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, गामा रे, हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ क्या करेगी, यहाँ से वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये डिक्रीजिंग में है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इंक्रीजिंग में है। जब ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा की। तो उन्होंने कहा हुआ कि पहला पार्ट क्या है, मिनिमम वेवलेंथ, तो गामा की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज अ मैक्सिमम। तो इसका मतलब है गामा की वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो वेवलेंथ ऑफ गामा इज अ मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा इज अ मैक्सिमम। सेकेंड पार्ट कहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी है, सबसे पहला गामा रे, फिर एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, यानी कि लास्ट में किसका नंबर आएगा, माइक्रोवेव्स का नंबर आएगा। तो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, वो क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें स्पॉट करना था कि विच हैव वेव्स हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड maximum minimum wavelength and minimum frequency. The minimum wavelength is a gamma rays and minimum frequency is a
माइक्रोवेव्स। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस देना था, ये 1 मार्क्स में है। फिर कहा हुआ राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ टू वेव्स, इन दोनों वेव्स का आपको एक यूज देना है। तो गामा का यूज आपको लिखना है और माइक्रोवेव्स का आपको यहाँ से यूज लिखना है। तो गामा का यूज आप क्या लिखेंगे, गामा इज अ वेव्स जिसको आप रेडियोथेरेपी कहते हो, ठीक है। ये जो है काफ़ी डिसीजेस में आपको यूज़ होती हैं, जहाँ पर आपको कैंसर जैसे सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में यूज़ करते हैं। और माइक्रोवेव्स का यूज़ क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन में होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इनका यूज़ लिख लिया 2 का, ओके। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये मिरर का क्वेश्चन आया हुआ बेटा है। तो मिरर का क्वेश्चन इस बार तो रिड्यूस हुआ है, फिलहाल ये आने के अगर चांसेस हैं तो इसको देख लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि मिरर जो है वो क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 10th में सभी ने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है कॉन्केव मिरर के फ्रंट में 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस तरह से इसका रे डायग्राम बनाओ तो आपने इस तरह से कॉन्केव मिरर दिखाया ऐसे, और कॉन्केव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज सोन बाय यू, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शंस में है तो इसको हम लोग माइनस में यूज़ करेंगे। फिर कहा हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो सेंटर है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ की रेडियस जो है वो क्या है 60 सेंटीमीटर है ऐसे। तो ये इसकी रेडियस दे रखी है। तो रेडियस से हमें क्या हिंट मिल रही है कि वी कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर f इक्वल टू r/2। तो सबसे पहला काम हम लोग f इक्वल टू r/2 से 60/2 क्या निकाल लिया हमने, 30 सेंटीमीटर की फोकल हो गई, फोकल लेंथ हो गया, और यू हो गया फोकल लेंथ विल आल्सो भी माइनस में, ये भी निगेटिव होगा हमारा, और f हो गया, u हो गया। हमें v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए हम लोग लेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f इक्वल टू लेंस का मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में यहाँ माइनस होता है, मिरर में यहाँ प्लस होता है। तो आप f की वैल्यू मालूम आपको है, u की वैल्यू आपको फाइंड कर गिवन है, u की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से माइनस में रखेंगे तो आपको यहाँ से v कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू सीधा सीधा आप लोग पुटअप कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, नोट कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये क्वेश्चन ओरिजिनेट किया गया है अल्फा पार्टिकल के रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला गया है। किसने रिजल्ट निकाला, गीगर मार्शडन ने, और उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। क्या है क्वेश्चंस, ये आपके पास एक टारगेट न्यूक्लियस है, ये टारगेट न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस, ये टारगेट न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ से इन्होंने कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इस पर बम्बारमेंट कराए हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल बहुत डिस्टेंस पर है तो ये बगैर डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल गया। अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ा सा इसके क्लोज आया तो बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन आया इसके पाथ में, ठीक है, यहाँ पर आया। जितना ये अल्फ़ा पार्टिकल क्लोज होता जाएगा उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसका बढ़ता जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर एक अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है यहाँ से शो किया ऐसे है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरह से शो हुआ है, और अल्फ़ा पार्टिकल जितना क्लोज आएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना इसका इंक्रीज हो गया, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बन गया। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा आएगा हेड ऑन कोलिजन्स के लिए वो उसी पाथ पर वापस आ जाएगा, इट विल कम बैक, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो इस थीटा की बात हमने करना है कि व्हाट इज द थीटा, थीटा क्या होता है। तो थीटा इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग एंगल। यहाँ पर जो थीटा फॉर्म होता है, जो अल्फा पार्टिकल अपने पास से जितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, रिपल होगा, रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, और जिस एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा वो दैट इज स्कैटरिंग एंगल। और यहाँ पर इस डायग्राम में इन्होंने ये बी दे रखा है, दिस इज द डिस्टेंस बी। यहाँ पर एंगल थीटा बनाया है, इसको थीटा कहा है, और इट इज एंगल डिस्टेंस बी। अच्छा, ये बी डिस्टेंस क्या होती है, व्हाट इज बी, बी इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर आपको कभी डिफाइन करना हो कि व्हाट इज अ इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डिफिनेशंस कंफर्म होनी चाहिए सभी को है। क्या होती है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस से जब काफ़ी डिस्टेंस पर है तो दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर।
अल्फा पार्टिकल का, और ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया। तो सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर और अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट अ फॉर डिस्टेंस कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने पहला पार्ट जो है ए पार्ट वही कहा है कि व्हाट डू थीटा बी एंड थीटा रिप्रेजेंट। बी की केवल हमें डिफिनेशन नहीं देनी है, क्यों लिखना है कि व्हाट इज अ बी? इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज अ थीटा? स्कैटरिंग एंगल। ये हो गया। और इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, इसके इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, उस बी पार्ट में कहा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। इस बी की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट पार्ट when theta equal to 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट when theta equal to 180 डिग्री। ये क्वेश्चंस है। तो पहले पार्ट को क्लियर किया सभी ने। व्हाट इज द बी? बी क्या है? आपको केवल नाम लिखना है फर्स्ट पार्ट में। बी इज द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन फाइंड बी। तो आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा 0 मीन्स देयर इज अ नॉट स्कैटरिंग। तो नॉट स्कैटरिंग मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज अ वेरी लार्ज। किसके कंपेयर में? न्यूक्लियस की रेडियस के कंपेयर में। तो आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए? बी इज अ द इम्पैक्ट पैरामीटर, देयर इज अ बी, जो बी की वैल्यू होगी इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, दैट इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू कंपेयर टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? नो स्कैटरिंग एंगल। कोई स्कैटरिंग वहां पर नहीं हुआ, नो स्कैटरिंग, ठीक है, उस समय कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। इस मीन्स बी की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी लार्ज होगी। किसके कंपेयर में? न्यूक्लियस के रेडियस के कंपेयर में, ठीक है। और अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स ये वैल्यू है। पार्टिकल्स हमारा जिस पाथ पर गया अल्फा, उसी पाथ पर वो कम बैक कर गया। तो जब ये उसी पाथ पर कम बैक कर जाएगा तो उसमें थीटा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। और उस केस में बी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर उसमें फॉर्म नहीं हुआ होगा। पार्टिकल्स विल ट्रेवल अलोंग द लाइन न्यूक्लियस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। उस समय पार्टिकल जो होगा अल्फा उस न्यूक्लियस के सेंटर के अलोंग ट्रेवल करके जाएगा। तो थीटा उस समय हेड ऑन कोलिजन होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b इक्वल टू 0 मीन्स या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स हेड ऑन कोलिजन। उसमें अल्फा और न्यूक्लियस के बीच में कैसा कोलिजन हुआ होगा? हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा, दैट इज अ बी। क्लियर? नोट करिए। और इस सेक्शंस का लास्ट क्वेश्चन है 27 सेक्शन बी का। तो 27 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहा हुआ कि ड्रा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रा करना है। तो आपको मालूम है दो तरह से ड्रा होता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग में और एक रिवर्स बायसिंग में। आपको फॉरवर्ड रिवर्स यहाँ पर एक्सप्लेन की नीड नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको 2 पार्ट का हुआ है, इसलिए केवल आपको ग्राफ ड्रा कर देना है। तो दिस इज द वोल्टेज एंड इट इज़ द करंट। ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गई। तो जब भी फॉरवर्ड बायसिंग की बात होगी तो पहले कुछ देर तो हमारे वोल्टेज को चेंज करने पर करंट में कोई भी चेंजेस नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो कट इन वोल्टेज को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, उसको कैंसिल करेगा। और उसके बाद आप वोल्टेज को जैसे जैसे सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन के डायोड में ये जो कट इन वोल्टेज होता है वो नियर अबाउट 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम में 0.2 वोल्ट के आसपास होता है ये। तो उसके बाद ये वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो हमारी करंट क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। इस तरह से हमें ग्राफ मिलना स्टार्ट होगा। ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए है। रिवर्स बायसिंग में जो करंट होती है इट विल बी फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड देयर इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पीएन डायोड। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम नंबर्स के होते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ हमारा ऐसे फ्लो होगा। इस तरह से ये ग्राफ फ्लो होता है, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज है ये और ये रिवर्स करंट हो गई। दिस इज द इन मिली एम्पियर और ये जनरली किस में होती है? माइक्रो एम्पियर में मेजर होती है। अब इन्होंने इसमें क्वेश्चंस और इसके साथ कनेक्ट किया है कि वाई द करंट अंडर रिवर्स बायस। इस करंट की बात हो रही है कि जो रिवर्स बायस की करंट होती है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज अप टू द क्रिटिकल वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज मीन्स कौन? जो आप वोल्टेज वेरी कर रहे हो, ये अप्लाइड वोल्टेज हुआ। ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? क्रिटिकल वोल्टेज है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो
ये जब तक क्रिटिकल वोल्टेज पर आप नहीं जाओगे तब तक इस वोल्टेज से करंट में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है। रीजंस क्या है? क्योंकि इस वोल्टेज से आपके पीएन डायोड में चार्ज पार्टिकल्स मीन चार्ज कैरियर्स के नंबर्स को चेंज नहीं करते हैं। नंबर डेंसिटी जो होती है चार्ज कैरियर्स की वो कांस्टेंट होती है। तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी वही है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो करंट का फॉर्मूला होता है वो NE/T होता है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो n की वैल्यूज, नंबर डेंसिटी फिक्स है यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स की। तो इस तरह से वोल्टेज से कोई वोल्टेज इंक्रीज करने पर देयर इज नॉट अ ह्यूज करंट विल प्रोड्यूस, करंट विल इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, okay, under reverse biasing, but after this voltage current will इंक्रीज वेरी शार्पली। करंट बहुत ही शार्पली चेंज होती है। रीजन क्या इसका है? क्योंकि उसके बाद ब्रेकडाउन कंडीशंस आती है और ब्रेकडाउन कंडीशंस में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे वो मल्टीपल तरीके से इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी करंट बढ़ती है, लेकिन क्रिटिकल वोल्टेज से कम वैल्यू पर, इस नी वोल्टेज हम जिसको बोलते हैं, इस वोल्टेज से कम वोल्टेज पर हमारा जो करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा, आपको इसको लैंग्वेज में आप ऐसे लिख देंगे, एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी, जो कि हमारे 3 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग हैं सेक्शन सी के साथ। आप लोग अपने सैम्पल पेपर्स को अरेंज कर लीजिए और सैम्पल पेपर्स ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग जो है नए पैटर्न के पेपर्स को सॉल्व करने के ट्रिक्स और तरीके सीखेंगे, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है।